तो हेलो दोस्तों, दिस इज़ ऐश्वर्या शर्मा एंड यूर वेलकम बैक टू थ्योरीफाई लॉजिक। और आज की इस वीडियो में हम आईसीएसई क्लास 10 का ज्योग्राफी का जो चैप्टर है नेचुरल वेजिटेशंस, ठीक है, उसको डिटेल्ड वे में समझेंगे। हर चीज़ को बहुत ही स्मूथली लेके चलेंगे ताकि तुम लोग को हर चीज़ जो है अच्छे से समझ आ पाए। ओके, तो अब सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एक्चुअल में नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है। नेचुरल वेजिटेशन अब अपने बारे में थोड़ा बता रहा है, ठीक है। तो नेचुरल वेजिटेशन इज़ द कॉम्पैक्ट कॉम्पोजिशन ऑफ क्लाइमेटिक सॉइल एंड बायोटिक फैक्टर्स। क्लाइमेटिक सॉइल जो कि एक सॉइल होती है, एक जगह पे पाई जाती है, ठीक है, और बायोटिक फैक्टर्स जैसे रेनफॉल हो गया, टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया, ये सब तुम्हारे बायोटिक फैक्टर्स होते हैं। तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है वो कॉम्पैक्ट कॉम्बिनेशन जो होता है वो तुम्हारा क्या होता है, नेचुरल वेजिटेशन होता है, ठीक है। अब हम एक्चुअल में जो है चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो जब भी हम कोई चीज़ पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि हम ये पढ़ क्यों रहे हैं। तो पढ़ क्यों रहे हैं उसका रीज़न क्या है कि नेचुरल वेजिटेशन से हमें बहुत कुछ मिलता है। क्या क्या हमें मिलता है? टिम्बर मिलता है। टिम्बर, इसको वुड तुम बोल सकते हो। क्वेश्चन आ जाता है बोर्ड एग्जाम में कई बार जिसमें कि टिम्बर लिखा होता है, ठीक है। उसके बाद ग्रेजिंग ग्राउंड फॉर कैटल, ठीक है। जो जैसे अब फार्म्स वगैरह में ग्रेजिंग ग्राउंड होता है, फार्म्स, नेचुरल वेजिटेशन लाइक जंगल वगैरह में, वहाँ पर भी, ठीक है, ग्रेजिंग ग्राउंड मिल जाता है एक कैटल को। जो ग्रास वगैरह एक कैटल को चाहिए होती है, कैटल लाइक काउज, बफलोज, हॉर्स वगैरह, ठीक है। उसके बाद लीव्स विच लीड्स टू सॉइल फर्टिलिटी। अब ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि जब प्लांट्स, ट्रीज जो होते हैं वो अपने लीव्स शेड करते हैं, ठीक है। तो जब वो लीव शेड करते हैं तो वो जो लीव्स सॉइल में गिरते हैं उसकी वजह से सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। अब फ्लड्स, ठीक है, फ्लड्स कंट्रोल में रहती है। वाटर साइकिल में कंट्रीब्यूशन है, ये हमें सबको पता है, ठीक है। अब उसके बाद एम्प्लॉयमेंट भी मिलती है। कई लोगों की ड्यूटीज़, जैसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में कई लोगों की ड्यूटीज़ लगाई जाती है, ठीक है। तो एक तरह से एम्प्लॉयमेंट भी मिल रही है, ओके। देन अब फॉरेस्ट के क्या क्या टाइप्स हैं। फॉरेस्ट अभी तुम्हारे जो सिलेबस है उसमें ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट है, मॉनसून फॉरेस्ट जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद थॉर्न एंड स्क्रब फॉरेस्ट है, मैंग्रोव और टाइडल और लिटोरल फॉरेस्ट है, माउंटेन फॉरेस्ट है, ठीक है। आगे चलते हैं। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, मेरा अभी बहुत ज़्यादा गला ख़राब है, ठीक है, पर कोई बात नहीं, हम कंटिन्यू करेंगे। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, तो इसके लिए कुछ क्लाइमेटिक कंडीशन जो कि रिक्वायर्ड होती है इन फॉरेस्ट, इन ट्रीज़ के ग्रो होने के लिए, तो वो होता है रेनफॉल इनको चाहिए होती है 200 to 300 सेंटीमीटर, ठीक है, या फिर इससे ज़्यादा। ये बहुत ज़्यादा रेनफॉल रिक्वायर करते हैं, तभी इनको ट्रॉपिकल एवरग्रीन बोला जाता है। एवरग्रीन क्यों रहते हैं ये? क्योंकि इनको जब वाटर ज़्यादा मिलता है तो ये ऑब्वियसली हमेशा ये जो फॉरेस्ट है वो ग्रीन सा दिखता है, ठीक है। उसके बाद टेम्परेचर 25 से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर चाहिए होता है। देन कम्स ह्यूमिडिटी, तो ह्यूमिडिटी भी इसको हाई चाहिए होती है, 77% जो है। अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम देख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट डू नॉट शेड देयर लीव्स इन अ पर्टिकुलर सीजन। अब जैसे कि एक सीज़न होता है हमारे इंडिया में जिसको कि ऑटम बोलते हैं, तो इस टाइम पे ट्रीज़ जो है वो जनरली शेड करते हैं अपने लीव्स, मतलब पतझड़ एक मौसम होता है, ठीक है। तो इस टाइम पे जो ट्रीज़ हैं वो अपने लीव्स उनके झड़ते हैं, पत्ते उनके झड़ जाते हैं, ठीक है। बट ये जो फॉरेस्ट है इनका कोई पर्टिकुलर सीज़न नहीं होता, ओके। और इस वजह से ये हमेशा ग्रीन दिखते हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है कि ये ग्रीन, एवरग्रीन इनको क्यों बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद डेंस अंडरग्रोथ है, हार्डवुड ट्रीज़ है इसमें, और ये हमेशा उन एरियाज़ पे पाए जाते हैं जहाँ पर रेनफॉल बहुत ज़्यादा है, हैवी रेनफॉल है,
ठीक है। अब contain numerous species of high economic value but is not commercially exploited due to dense undergrowth, absence of transport and lack of pure stands. ये इस चैप्टर का सबसे मेन पॉइंट है। क्यों? क्योंकि अब ये क्या कह रहा है कि जो इस फॉरेस्ट में ट्रीज़ हैं उनकी इकोनॉमिक वैल्यू बहुत हाई है, हार्डवुड ट्रीज़ है, ठीक है। तो इन ट्रीज़ की इकोनॉमिक वैल्यू बहुत हाई है, बट इनको हम कमर्शियली एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते, मार्केट में ले जाकर बेच नहीं सकते। क्यों नहीं बेच सकते? क्योंकि एक तो बहुत पास में ट्रीज़ की ग्रोथ है, ठीक है, बहुत पास में ट्रीज़ की ग्रोथ है, और जिस वजह से कि ट्रांसपोर्ट अंदर नहीं जा पाता। किसी भी ट्रांसपोर्ट को कहीं से भी जाने के लिए एक प्रॉपर पाथ चाहिए, मतलब एक जगह चाहिए जो कि इस फॉरेस्ट में नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है। डेंस अंडरग्रोथ की वजह से ट्रांसपोर्ट की एब्सेंस है। और अब प्योर स्टैंड्स एक वर्ड यहाँ पे आया है। प्योर स्टैंड्स का मतलब क्या होता है कि जंगल में एक एरिया है जहाँ पर कि एक टाइप के पेड़ पाए जाते हैं, ठीक है, और जहाँ पर एक टाइप के पेड़ होते हैं उसको हम बोलते हैं प्योर स्टैंड्स। बट इसमें क्या है, इसमें ऐसा नहीं है। इसमें क्या है, वहीं पर कोई और पेड़ है, वहीं पर कोई और पेड़ है, वहीं पर कोई और पेड़ है, ठीक है। बहुत सारे अलग अलग स्पीशीज़ के पेड़ हैं एक जगह पर, एक एरिया में। तो अगर हमें इस वाले पेड़ की वुड चाहिए, ज़्यादा मात्रा में चाहिए, तो अब हमें ढूंढना पड़ेगा, जो कि बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होगा और ऑब्वियसली बहुत ही डिफ़िकल्ट भी होगा, ठीक है। अब ये जो ट्रीज़ हैं ये वेस्टर्न पार्ट में मिलते हैं हमें, वेस्टर्न घाट्स के, ठीक है। वेस्टर्न घाट्स में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, इस वजह से वेस्टर्न घाट्स का जो वेस्टर्न पार्ट है वो विंडवर्ड साइड है। विंडवर्ड साइड क्या होता है, जैसे एक माउंटेन है, 9th में ये पढ़ा था हमने, ठीक है। जैसे एक माउंटेन है, अब विंड्स आ रही हैं, ठीक है, मॉइस्चर कैरिंग विंड्स आ रही हैं, इस साइड पे वो टकराती है, तो यहाँ पे क्या होती है, रेनफॉल होती है, ठीक है, प्रेसिपिटेशन होती है। तो जिस साइड पे रेनफॉल होती है उसको विंडवर्ड साइड बोलते हैं, और जिस साइड पे नहीं रहती, जिस साइड पे सूखा रहता है, उसको हम लीवर्ड साइड बोलते हैं। तो यहाँ पर तुम विंडवर्ड साइड ऑफ वेस्टर्न घाट्स भी बोल सकते हो। गारो खासी जयंतिया हिल्स इंडिया की वो जगह है जहाँ पर सबसे ज़्यादा रेनफॉल होती है। तो ये भी एक जगह है जहाँ पर कि ये वाले फॉरेस्ट पाए जाते हैं, ट्रॉपिकल एवरग्रीन। अब इसमें ट्रीज़ कौन से होते हैं, रोजवुड होता है, एबनी होता है, सीसम या शीशम, ठीक है, आयरन वुड भी मिल सकता है, और ये सब जो ट्रीज़ हैं वो यहाँ पे मिलते हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट फॉरेस्ट। नेक्स्ट फॉरेस्ट कौन सा है, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, ओके। तो इसके लिए क्या क्लाइमेटिक कंडीशंस रिक्वायर्ड है, वो है कि रेनफॉल चाहिए 150 to 200 सेंटीमीटर के बीच, जो कि कंपैरेटिवली उससे कम है। देन टेम्परेचर भी उससे थोड़ा कम है, 25 to 30 डिग्री सेल्सियस। ह्यूमिडिटी इसकी नॉर्मल है 65 to 75%, ओके। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ट्रीज शेड देयर लीव्स इन हॉट वेदर ड्यूरिंग वाटर स्कार्सिटी, जब वाटर बहुत स्कार्स मात्रा में, मतलब बहुत कम मात्रा में होता है, तब ये अपने लीव्स जो है वो शेड कर देते हैं ताकि मरे ना, ठीक है, हैबिटेट के लिए। Period of shedding is different for all species, so the forest does not become entirely bare at any time. अब इसमें भी एक ऐसा केस है कि इसमें अलग अलग स्पीशीज़ के जो लीव शेड करने का टाइम है वो अलग अलग है, ठीक है। अब अलग टाइम होने की वजह से कभी भी ऐसा नहीं होता कि जो फॉरेस्ट है वो पूरा एकदम खाली हो जाए, ठीक है, हमेशा उसमें ग्रीन कुछ ना कुछ रहता है, ओके। तो ये एक वजह है जिस वजह से ये कभी एंटायरली बेयर नहीं होता, ओके। देन स्ट्रेच फ्रॉम लीवर्ड साइड ऑफ वेस्टर्न घाट्स इन द साउथ टू द फुट हिल्स ऑफ हिमालयस इन द नॉर्थ, ओके। देन नेचर में ये ज़्यादा मिलता है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन इज़ ईजी, ओके। नेचर में ज़्यादा मिलता है, और ये लाइक ये देखो यहाँ पे जगह है कि ट्रांसपोर्ट निकल सके यहाँ से, ठीक है, यहाँ से जगह है कि ट्रांसपोर्ट जा सके। अब ट्रॉपिकल एवरग्रीन वाले में ऐसा नहीं था। देन ये प्योर स्टैंड्स में हमें मिलते हैं। इम्पॉर्टेंट ट्रीज़ कौन से हैं, सैल, टीक, सैंडलवुड, सेमुल, अर्जुन, मैंगो, और ये जैक फ्रूट,
ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट फॉरेस्ट आ गया थॉर्न एंड स्क्रब। एक थॉर्न एंड स्क्रब सुनते ही ना हमारे दिमाग में एक वो इमेज सा आ जाता है कि थॉर्न एंड स्क्रब मतलब कोई डेजर्ट की बात हो रही होगी। सबसे पहले इसमें आता है हमारा कैक्टस। सबसे पहले इसी की बात दिमाग में आती है क्योंकि हमने पढ़ा है, बट अब हम इस चीज़ को थोड़ा एलाबोरेटली पढ़ेंगे, ठीक है। तो रेनफॉल इसको बहुत कम चाहिए होती है, होती ही बहुत कम है। देन टेम्परेचर जो है वो 30 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा चाहिए। डेजर्ट एरियाज़ में हमेशा रेनफॉल कम होती है और टेम्परेचर ज़्यादा होती है और ह्यूमिडिटी भी ऑब्वियसली कम होती है क्योंकि वहाँ पे रेनफॉल नहीं होती। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या चाहिए? वाइडली स्कैटर्ड थॉर्नी बुशेस, ओके। ट्रीज आर शॉर्ट बट रूट्स आर वेरी लॉन्ग सो दैट दे कैन टैप वाटर फ्रॉम ग्रेट डेप्थ्स, ठीक है। अब इन लोग की रूट्स जो होते हैं वो बहुत 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 लंबी होती है, जिसकी वजह से ये जो डेप्थ में जो भी होता है वाटर उसको खींच सके, ठीक है। बट ये खुद हाइट में शॉर्ट होते हैं। देन फ्लैशी स्टेम्स होती हैं, ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। ये आ भी सकता है क्वेश्चन कि ये वाटर स्टोर कैसे करती है, तो इनकी स्टेम्स जो है वो फ्लैशी होती हैं। शार्प स्पाइन्स होते हैं इनके। तो ये अडेप्टेशन होती है जब कोई लाइक ट्री सरवाइव करने के लिए अपने लीव्स को थॉर्न में कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि उनका स्टोमेटा बंद हो जाए, ठीक है। तो शार्प स्पाइन्स होते हैं इसमें और ये इनको एनिमल से प्रोटेक्ट करने में भी हेल्प करते हैं। वेजिटेशन मोस्टली कंसिस्ट ऑफ अकेशिया, बबूल, किकर और खजूरी, ठीक है। अब कहाँ कहाँ ये पाए जाते हैं? राजस्थान, गुजरात, साउथ वेस्ट ऑफ पंजाब, ड्रायर पार्ट्स ऑफ डेक्कन प्लेटू, इन कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश, ठीक है। अब आ गया मैंग्रोव और टाइडल और लिटोरल फॉरेस्ट, ये इसी के नाम है। मैंग्रोव को ही हम टाइडल फॉरेस्ट भी बोल सकते हैं, लिटोरल फॉरेस्ट भी बोल सकते हैं। क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या क्या रिक्वायर्ड है? रेनफॉल इसको चाहिए 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा, ठीक है। रेनफॉल इसको चाहिए 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा। टेम्परेचर इसको चाहिए 26 से लेकर 29 डिग्री सेल्सियस तक। और क्लाइमेट इसको कैसे चाहिए? कोस्टल क्लाइमेट में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है और ना ये बहुत ठंडे होता है ना ये बहुत गर्म होता है, ठीक है। तो इसको कोस्टल क्लाइमेट चाहिए। उसके बाद आता है मैंग्रोव और टाइडल के कैरेक्टरिस्टिक्स। कॉमन इन कोस्टल एरियाज, ठीक है। कोस्टल एरियाज में बहुत कॉमन है। ट्रीज कैन सर्वाइव बोथ इन फ्रेश एंड सॉल्टी वाटर, ओके। मतलब सॉल्टी वाटर जो ओशन वाला होता है उसमें भी ये सर्वाइव कर सकते हैं। अब इनकी टैंगल्ड वेब और आर्किंग रूट्स होती है, ये जैसे देख रहे हैं यहाँ पे आर्किंग रूट्स है, बाहर निकल रही है। दिस सिस्टम ऑफ रूट्स इज वंडरफुल अडेप्टेशन फॉर सर्वाइवल इन सॉफ्ट सॉइल। रूट्स ऑफ पोर्स विच हेल्प देम ब्रीथ ड्यूरिंग हाई टाइड। जब हाई टाइड होती है तो इनकी रूट्स में क्या होते हैं? पोर्स होते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्री है इसका सुंदरी, ठीक है। ये शायद से स्लाइड में नहीं होगा, एक्स्ट्रा मैं बता रही हूँ। सुंदरी ट्री होता है जिसकी वजह से सुंदरबन फॉरेस्ट, सुंदरबंस बना है, ठीक है। सुंदरबंस का नाम सुंदरी ट्री की वजह से रखा है, ठीक है शायद इसमें, हाँ है। वेरी डेंस एंड एवरग्रीन टाइप, ओके। फाउंड अलॉन्ग द ईस्ट कोस्ट ऑफ नेमली डेल्टाज ऑफ गंगा ब्रह्मपुत्र की डेल्टा के पास होगी, महानदी और गोदावरी डेल्टा के पास होगी। देन इज सुंदरी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्री आफ्टर विच सुंदरबंस आर नेम्ड इन बंगाल, ठीक है। ये मैंने भी तुम लोग को बता दिया। इंपॉर्टेंट ट्रीज है गुर्जन और हिंतल, ठीक है। तो इसको भी छोड़ देते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है प्योर स्टैंड, a timber stand in which at least 75% of trees are of single species, ठीक है। ये जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है तुम्हारा, ठीक है। ये पूछेगा, कोई नहीं पूछने वाला तुमसे, ठीक है। अब एक ट्री लाइन होती है, जब कोई माउंटेन होता है तो वहाँ पे एक ट्री लाइन होती है। लाइक अगर ये बहुत ऊंचा माउंटेन है तो यहाँ तक एक ट्री लाइन है कि इससे आगे कोई ट्री नहीं उग सकता, जितने ट्री होंगे वो यहीं पे होंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं ट्री लाइन। तो नो ट्रीज और प्लांट्स कैन ग्रो एज दीज एरियाज आर टू कोल्ड एंड विंडी फॉर ट्रीज टू ग्रो। ओनली
बर्च, ठीक है, बर्च इज द ट्री विच कैन ग्रो अप टू द हाइट ऑफ द ट्री लाइन अबाउट 3500 मीटर, ठीक है। तो ये याद रख लेना कि ट्री लाइन क्या है, 3500 मीटर है, ओके। अब इम्पॉर्टेंट ट्रीज और उसका काम, ये पूछा जाएगा, ठीक है, डेफिनेटली पूछेंगे वो तुमसे। जो रोजवुड है, रोजवुड तुम्हारे फर्नीचर मेकिंग में यूज़ होता है क्योंकि हार्ड और फाइन ग्रेन्ड होता है, ठीक है। सीसम है, फर्नीचर और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए यूज़ होता है। गुर्जन रेलवे स्लीपर्स बनाने के लिए यूज़ होता है, फर्नीचर और हाउस बिल्डिंग के लिए यूज़ होता है। एंड सैल रेलवे स्लीपर्स, डोर्स और विंडोज़। अब ये सैल एक ऐसा है जिसमें कि वाइट एंट्स, जो कि तुम्हारा दीमक होता है, वो नहीं लगता, ठीक है। तो ये ऑलरेडी इसके लिए इम्यून है। टीक फर्नीचर एंड शिप बिल्डिंग, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, इसको ध्यान रखना। टीक है, फर्नीचर है और शिप बिल्डिंग है। सैंडलवुड है, कॉस्मेटिक्स एंड परफ्यूम्स, ठीक है। फिर सेमुल है तुम्हारा सॉफ्ट मैच बॉक्स एंड टॉयज। उसके बाद आ गया मायरोबलन, लेदर टैनिंग के लिए, ठीक है, लेदर टैनिंग के लिए यूज़ होता है। बैम्बू कंस्ट्रक्शन, ये तो पता ही होगा, ठीक है। खैर है, टैनिंग के लिए यूज़ होता है। और कत्था मेकिंग, ठीक है, कत्था एक तुम्हारा होता है, अब मैं कैसे बताऊँ। देन बबूल किसके लिए यूज़ होता है, गम बनाने के लिए। महोगनी शिप बिल्डिंग, दियोदार रेलवे स्लीपर्स। देन तेंदू इज बीड़ी मेकिंग। और उसके बाद नीम इज़ अ मेडिसिनल प्लांट, ये तो तुम नहीं भी अगर यहाँ पे लिखा होता तब भी तुम पेपर में लिखाते, ठीक है। उसके बाद फर या सिल्वर फर, तो पेपर, मैच बॉक्सेस, ठीक है, ये बनाने के काम आता है। अब फॉरेस्ट कंजर्वेशन की कुछ टेक्निक्स हैं। सोशल फॉरेस्ट्री, अवेयरनेस रिगार्डिंग कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट and to meet the needs of rural people regarding fuel and timber. सोशल फॉरेस्ट्री एक लोगों को इस चीज़ से अवेयर कराना कि उनको अपनी नीड्स के लिए, हर चीज़ के लिए उनको टिम्बर, पेड़ काटने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक तरह से सोशल फॉरेस्ट्री है, जो कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन की एक टेक्निक है। फॉरेस्ट को बचाना, फॉरेस्ट का सही यूज़ बताना, ठीक है, ये सब चीज़ें लोगों को इन सब चीज़ों के बारे में अवेयर करना, ये एक सोशल फॉरेस्ट्री है। अब सोशल फॉरेस्ट्री की क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन क्या है, फार्म फॉरेस्ट्री है एक, कम्युनिटी फॉरेस्ट्री है, एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री और एग्रो फॉरेस्ट्री, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारा एग्रो फॉरेस्ट्री। अब ये 3 सिर्फ नाम याद रख लो, ठीक है, फार्म फॉरेस्ट्री, कम्युनिटी फॉरेस्ट्री, एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री और एग्रो फॉरेस्ट्री, ठीक है। अब एग्रो फॉरेस्ट्री क्या होता है, इट इज़ द कलेक्टिव नेम वेयर क्रॉप्स एंड लाइफ स्टॉक गो टुगेदर। अब एक बहुत बड़ी जगह है जहाँ पर कि एक साइड पे क्या होता है, तुम्हारा लाइफ स्टॉक किया जाता है। लाइफ स्टॉक मीन्स कैटल, ठीक है, कैटल को रखा जा रहा है, और एक तरफ तुम्हारे जो है क्रॉप्स ग्रो हो रहे हैं, ठीक है, एक तरफ तुम्हारे क्रॉप्स ग्रो हो रहे हैं। तो बस यही है कि वो साथ में करते हैं। इट हेल्प्स प्रोवाइड प्रोडक्टिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी, यहाँ से जो क्रॉप्स ग्रो होती है वो इनको भी बेनिफिट करती हैं और खुद को, जिसका ये है, उसको तो करती है, ठीक है। तो इसकी वजह से प्रोडक्टिविटी भी आती है, सस्टेनेबिलिटी भी आती है, ओके। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इसके, ऑब्जेक्टिव्स हैं कि सॉइल पर प्रेशर, फॉरेस्ट पर प्रेशर कम हो जाएगा। जैसे अब कैटल है, कैटल को हर चीज़ के लिए, मतलब ग्रेजिंग ग्राउंड के लिए फॉरेस्ट जाना है, बट अगर अब एग्रो फॉरेस्ट्री है, एक टाइप पे क्रॉप्स हैं, तो वो क्रॉप्स इन कैटल के काम आ सकते हैं, ठीक है। तो अब इससे क्या होगा, फॉरेस्ट पे प्रेशर कम होगा, सॉइल इरोजन कम होगा। सॉइल इरोजन होता है ग्रेज करने से, ठीक है, ओवर ग्रेजिंग से। देन नेचुरल फर्टिलिटी रहेगी सॉइल की, ठीक है। उसके बाद इकोलॉजिकल बैलेंस रहेगा, और जो सोर्स हमारे पास अवेलेबल है उसका यूज़ अच्छे से हो पाएगा, ठीक है। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, अभी जैसे मैंने बात करी। देन ईयर राउंड प्रोटेक्शन, प्रोवाइड्स फायरवुड, एनिमल फॉडर, कंस्ट्रक्शन मटेरियल मिल जाएगा हमें, और उसके बाद पोल्यूशन भी कम हो जाएगी और ग्लोबल वार्मिंग भी नहीं होगी। अब
टाइम फॉर क्वेश्चंस, मतलब अब थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट? तो सबसे पहले हमें बहुत कुछ प्रोवाइड करता है, ठीक है। हमें टिम्बर, ग्रेजिंग ग्राउंड और बहुत कुछ प्रोवाइड करता है, ठीक है, अभी मैंने बताया था। अब उसके बाद नेचुरल वेजिटेशन की डेफिनेशन की, वो एक कॉम्पैक्ट कॉम्पोजिशन है किसका? बायोटिक फैक्टर्स का और क्लाइमेटिक सॉइल का। ओके, वेरियस काइंड्स ऑफ फॉरेस्ट फाउंड इन इंडिया, ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ठीक है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन, देन ट्रॉपिकल डेसिडुअस, देन थॉर्न एंड स्क्रब फॉरेस्ट, लिटोरल फॉरेस्ट और माउंटेन फॉरेस्ट, ठीक है, ये 5 काइंड है। देन वाई ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ट्रीज के नॉट बी कमर्शियली एक्सप्लॉयटेड? 2 रीज़न है, क्योंकि इसमें डेंस अंडरग्रोथ बहुत ज़्यादा है और प्योर स्टैंड में नहीं है और ट्रांसपोर्ट जिस वजह से नहीं है। वाई ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड ओनली इन द वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न घाट? क्योंकि वहाँ पे रेनफॉल बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट कवर द पेनिनसुलर इंडिया? पेनिनसुलर इंडिया में देखो डेसिडुअस होता है ना, डेसिडुअस फॉरेस्ट होता है। विच फॉरेस्ट इज फाउंड ओनली इन द लीवर्ड साइड ऑफ वेस्टर्न घाट्स? डेसिडुअस फॉरेस्ट, ठीक है। नेम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट फाउंड इन इंडिया, अभी हमने ये किया। अब नेम द चीफ ट्रीज ऑफ ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ये तुम कर लोगे, ठीक है। रोजवुड, एबनी। गिव द इकोनॉमिक यूज ऑफ टीक, सीसम, सैंडलवुड एंड साल, ये होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है। एक्सप्लेन वाई डेसिडुअस फॉरेस्ट अकर इन द ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ साउथ इंडिया। ये क्वेश्चंस मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी, ठीक है, ताकि तुम्हारी हेल्प हो सके। और इसी के साथ जो है चैप्टर फिनिश होता है और सब कुछ मतलब कि अच्छे से कर लिया हमने, एक एक चीज़ को बहुत स्मूथली डिस्कस कर लिया। और इसके साथ जो है चैप्टर को हम दी एंड करते हैं। चैप्टर देखो 22-23 मिनट में, 25 मिनट में तुम्हारा पूरा चैप्टर ख़त्म हो गया। और ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको कि तुम्हें एक्सप्लेनेशन के साथ लेके चलना है, रट्टा नहीं मारना है इसका। रट्टा मारने बैठोगे तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं भूल जाओगे। ज्योग्राफी बहुत सिंपल है अगर उसको ढंग से हमने पढ़ा और जिसने पढ़ाया उसने ढंग से पढ़ाया हो, ठीक है। तो इसके साथ ही हम इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, ठीक है। मिलेंगे अपकमिंग वीडियोस में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, बाय बाय, गुड बाय, कीप स्टडिंग, हैप्पी लर्निंग, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।